हेलो स्टूडेंट, आई एम आराधना शुक्ला। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आराधना शुक्ला, मैं आप लोगों को यूपीएससी की बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर रही हूं। यदि आप लोगों को चार चांद लगाना है तो हमारे चैनल पे आ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगी हिंदी से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक निबंध। निबंध जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कराने में हेल्प भी करता है। क्या निबंध? तो निबंध जो क्लास 10th में 7 मार्क्स से पूछा जाता है, तो जो क्लास जो हमारा 12th है उसमें 9 मार्क्स का पूछा जाता है निबंध। तो ये क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्लास 12th वाले देख रहे हैं तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा। क्या पता आपको भी इस क्लास से थोड़ा सा बेनिफिट मिल पाए। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत गीता में दोहा है, इसका उच्चार करिए तो इससे जो मिलता है, जो निगेटिविटी दूर हो जाती है, इसलिए इसका उच्चार करिए। हम आप लोग बताएं जा रही हूँ कि निबंध, आज का टॉपिक है निबंध। और आज जो निबंध लेकर नहीं आई हूँ, मैंने हिंदी के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पढ़ा दिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध। ठीक, तो कौन कौन से बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने 5-6 निबंध के बारे में बता रही, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है और इस साल पूछा जाएगा। यदि आप लोगों को देखना है कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी के और देख लीजिए। ओके, तो आज आप सभी लोग पढ़ाऊंगी कि हिंदी को मतलब निबंध कैसे लिखा जाता है, जिससे एग्जामिनर खुश होकर आपको फुल मार्क्स दे। जिसमें एग्जामिनर खुश होकर फुल में से फुल मार्क्स से आज मैं पढ़ाऊंगी, निबंध बताऊंगी निबंध कैसे लिखा जाता है। ठीक, सबसे पहले जो हमारा प्रश्नोत्तर संख्या होगा, देखिए हिंदी के जब क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर संख्या हम सही से लिखेंगे, तभी हमारे जो मतलब आंसर होंगे वो सही होंगे। क्योंकि एग्जामिनर को जितना आप कठिनाई देंगे, जितना आप एग्जामिनर को कठिनाई देंगे तो एग्जामिनर भी आपको नंबर उतनी कठिनाई से देगा। इसलिए आप एग्जामिनर को भी थोड़ा कंफर्टेबल पहुंचाइए और आपको भी नंबर बड़े आसानी से मिलेगा। इसलिए आप जितना इजी तरीके से लिख पाए उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए भी। जब एग्जामिनर के लिए अच्छा रहेगा तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। तो आज टॉपिक है निबंध। ठीक है, निबंध प्रश्न संख्या निबंध में क्या लिखना है, कौन सा टॉपिक। आपके पास 5 रहेंगे, 4-5 रहेंगे, उसमें से आपको चूज करना रहेगा। ठीक है, आपको कैसे चूज करना रहेगा कि आप उस टॉपिक को पकड़िए जिसपे आपकी मजबूत पकड़ है, यानी आपको आधा अधूरा आता है। 4-5 निबंध में होंगे, जिससे 2-3 निबंध आपको तैयार होंगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि हम कौन से निबंध चूज करें, मतलब किस निबंध को अच्छे से लिख पाए। तो आप उस निबंध को चूज करिए जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है, जिसको आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो आज मैं निबंध लिखते हुए बताऊंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरी प्रिय पुस्तक। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मेरी प्रिय पुस्तक। देखिए किसी का कोई मतलब कि अपने हिसाब देख रहे प्रिय पुस्तक किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ये लिखना मेरी प्रिय पुस्तक आएगा, लेकिन उसमें क्या लिखना आपको, मेरी प्रिय पुस्तक, इसका हेडिंग डालेंगे। अच्छी नहीं बनने बोर्ड पर, लेकिन आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। मेरी प्रिय पुस्तक श्री रामचरितमानस। वाले आए हैं तो ये मत समझिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लास 9th 10th 11th 12th इन चारों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे भी पूछा जाता है मेरी प्रिय पुस्तक, तो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल ये क्लास रहेगी। तो मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस। ओके, हम हेडिंग डाल देंगे ब्लू स्केच का यूज करेंगे। देखिए
बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर ब्लैक एंड ब्लू पेन या फिर स्केच का यूज करेंगे, उसके अलावा अदर कलर का यूज नहीं करेंगे। ओके, वो लोग होते हैं कि निबंध को हम कलरफुल स्केच से लिखेंगे तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इसलिए हम ब्लैक एंड ब्लू पेन या स्केच का यूज करेंगे। इसको हम लिख देंगे ब्लू स्केच से लिख देंगे, इसको भी हम ब्लू स्केच से लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे निबंध हो जाएगा तो प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे ब्लैक स्केच से, निबंध हमारा हो जाएगा ब्लू स्केच से। फिर मेरी प्रिय पुस्तक से राज्य का हेडिंग डालेंगे। ओके, इसके बाद में देखिए इतना करने से अच्छा इफेक्ट जाएगा। फिर जिसको देखकर एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स देगा। देखिए यहाँ पर रूपरेखा बनाना पड़ेगा। रूपरेखा हमारा हो जाएगा। रूपरेखा में हमको बनाना है, सबसे पहले रूपरेखा में क्या इंपॉर्टेंट रहता है, रूपरेखा में चाहे जो निबंध लिखे प्रस्तावना और उपसंहार कॉमन है। तो प्रस्तावना पहले हमारी हेडिंग हो जाएगी प्रस्तावना, फिर सेकंड हमारा हो जाएगा, देखिए हम क्या लिख रहे, मेरी प्रिय पुस्तक श्री रामचरितमानस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि श्री रामचरितमानस का परिचय। कौन सी हेडिंग बनाना है, देखिए प्रस्तावना हो गया, श्री रामचरितमानस का परिचय हो गया। हम बात करेंगे कि श्री रामचरितमानस में आदर्शों की प्रस्तुति। हमारी हैंड राइटिंग है नहीं वैसे, श्री रामचरितमानस में आदर्शों की प्रस्तुति। फिर हम बात कर रहे हैं, हमारा हो जाएगा लोक कल्याण की भावना। लोक कल्याण एवं समन्वय की भावना। फिर बात कर राम राज्य परिकल्पना, श्री रामचरितमानस में राम राज्य परिकल्पना। देखिए प्रस्तावना होगा, श्री रामचरितमानस का परिचय हो जाएगा, श्री रामचरितमानस में आदर्शों की प्रस्तुति, लोक कल्याण एवं समन्वय की भावना, राम राज्य परिकल्पना। फिर हम बात कर रहे हैं फिर इसके बाद में हमारा हो जाएगा श्री रामचरितमानस एक धार्मिक पुस्तक।
देखिए फिर इसके लास्ट जो आपको लिखना ही है उपसंहार। उपसंहार देखिए मेरी प्रिय पुस्तक श्री रामचरितमानस रूपरेखा बना देना है। ओके, फिर रूपरेखा प्रस्तावना जो इम्पोर्टेंट है, प्रस्तावना हर निबंध में लिखा जाता है। फिर श्री रामचरितमानस का परिचय हो जाएगा। श्री रामचरितमानस में आदर्शों की प्रस्तुति, लोक कल्याण एवं समन्वय की भावना और राम राज्य परिकल्पना। श्री रामचरितमानस एक धार्मिक पुस्तक उपसंहार। देखिए कम से कम 5 हेडिंग बनाना है आप लोगों को। देखो 2 हेडिंग हमारा कंप्लीट कर देगा, क्या प्रस्तावना और उपसंहार कंप्लीट कर देगा 2 हेडिंग्स। फिर कम से कम 3 हेडिंग्स उसमें बीच में ज्वाइंट करना रहेगा अपने आप से, ठीक। उसको रटिए नहीं, निबंध को रटिए नहीं। आप कितना रट लेंगे हिंदी को, हिंदी इंग्लिश कितना रट लेंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रट पाएंगे, अपने दिमाग में सेव नहीं कर पाएंगे। एक लिमिट होता है याद करने का। तो हिंदी को कितने याद करेंगे? हिंदी तो आपकी लैंग्वेज है, मातृभाषा है हिंदी। हिंदी मदर टंग है, मातृभाषा है हिंदी। तो हिंदी को क्या रटेंगे? तो हिंदी को समझिए अच्छे से, किसी टॉपिक को डीपली समझिए, अपने हिसाब से अच्छे से लिख लीजिए। ओके, तो हम हेडिंग्स बना लेंगे। फिर क्या लिखेंगे? हमारा एग्जाम जो आप कॉपी देगा, फर्स्ट चीज देखेगा कि निबंध रहेगा, प्रश्नोत्तर संख्या देखेगा, निबंध देखेगा, फिर देखेगा कि इसमें हेडिंग्स अच्छी पड़ी है। मेरी प्रिय पुस्तक श्री रामचरितमानस, हाँ ये देख लेगा आपका। फिर उसको देखिए कि रूपरेखा डाला है बच्चे ने, हाँ रूपरेखा लिखा है। फिर रूपरेखा के हिसाब से आपको मार्क्स दे देगा। देखेगा कि हाँ प्रस्तावना है, उपसंहार है, दोनों हैं, कंपलसरी है। बीच में हेडिंग्स को देख लेगा, हेडिंग्स देखने में आपको अच्छी लग रही है, एग्जामिनर को देखने में अच्छा लग रहा है हेडिंग्स, उसी हेडिंग के हिसाब से आपको मार्क्स दे देगा। ओके, फिर उसके बाद में एग्जामिनर उसके फिर 3 पन्ना जरूर लिखिए। 3 पन्ना निबंध में जरूर लिखिए कम से कम, और ज़्यादा हो जाए ज़्यादा तो लास्ट टॉपिक है ना निबंध, तो उसको आप लिखते ही, पर कम से कम 3 पन्ना जरूर लिखिए, जिससे आपको फुल मार्क्स अचीव हो। ओके, फिर ये लिख लेंगे। उसके बाद हम हेडिंग्स बनाएंगे। प्रस्तावना कैसे लिखेंगे हमारा हो जाएगा, फिर पॉइंट वाइज लिखेंगे। यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम पॉइंट भी डाल दें, पॉइंट डाल देंगे तो सही रहेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड। ओके, हम पॉइंट वाइज लिख देंगे। फिर पॉइंट हम डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना डालेंगे। फिर प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? ये प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है, प्रस्तावना क्या है? हाँ, प्रस्तावना देखिए किसी भी टॉपिक, अब हम आपको लिखकर नहीं बताएंगे, मैंने आप लोग बेसिक बता दें कि इस तरह कॉपी लिखनी है। कॉपी को इस तरह लिखना है, मतलब कि कैसे हेडिंग्स बनाए, जिसको देखकर एग्जाम में आपको फुल मार्क्स आपको दे दे आसानी से, इतना बनाना है। अब इसके अंदर क्या लिखना है इसको हम अभी आप लोगों को समझा देंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, जो मैं आप लोग बता रही हूँ उन शब्दों पर गौर कीजिए, कि क्या बता रही हूँ उसको समझिए, रटिए नहीं। अगर आप हमारी फीलिंग्स को समझ पाएंगे और अपने अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, और मतलब कि समझ लेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो आप अच्छे रहेंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो मैंने क्या बताया, श्री रामचरितमानस में प्रस्तावना, उसके अंदर क्या लिखेंगे? प्रस्तावना में लिखेंगे कि श्री रामचरितमानस एक धार्मिक पुस्तक है। श्री रामचरितमानस एक धार्मिक पुस्तक है जिस पर प्रत्येक हिंदू भाषी को गर्व है। इसका कारण यह है कि इस धार्मिक पुस्तक को प्रत्येक हिंदू परिवार के मंदिरों में विशिष्ट स्थान मिला हुआ है। ठीक, इतना लिखेंगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। फिर बात कर रहे हैं कि सेकेंड, श्री रामचरितमानस का परिचय। देखिए श्री रामचरितमानस क्या है? श्री रामचरितमानस एक धार्मिक पुस्तक है जिसके जो राइटर हैं, जिसके रचयिता हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत श्री रामचरितमानस भक्ति काल का एक महाकाव्य है, एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिन्होंने हमारे जो हिंदू धर्म में एक मतलब विशिष्ट स्थान मिला हुआ है।
और लोगों को प्रभावित किया हुआ है, और लोगों के हृदय को भी प्रभावित किया हुआ है। ओके, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे कि इसको बनने में कितना समय लगा। तो श्री रामचरितमानस को पूर्ण होने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा। ठीक, फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ये कंप्लीट हो जाएगा कि इसको रामचरितमानस को तैयार होने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा। ओके, फिर देखिए हम इतना लिख लेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस के अंदर है क्या। तो श्री रामचरितमानस जिसमें 7 कांड हैं, श्री रामचरितमानस के अंदर 7 कांड हैं। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, ठीक, सुंदर कांड और हो जाएगा उत्तर कांड। कंप्लीट हो गए ना। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, फिर इसके बाद में बात करेंगे लंका कांड, उत्तर कांड। ये 7 कांड कंप्लीट हो गए। हम इसी तरह लिख देंगे। फिर इसके बाद में इसके बाद हमने पूरी डिटेल बता दिया कि क्या है। तो ये मतलब कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा मतलब कि एक प्रसिद्ध कृति है। ठीक, फिर हम बात कर रहे हैं कि हमारा हो जाएगा टॉपिक 3 श्री रामचरितमानस में आदर्शों की प्रस्तुति। श्री रामचरितमानस जो आदर्शों का एक सच्चा उदाहरण है, जिसका जो एक मात्र सच्चा उदाहरण है हमारे प्रभु श्री राम जी हैं। देखिए हम इसमें लिख देंगे कि एक आदर्श व्यक्ति का सबसे सच्चा, सबसे बेहतरीन, सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारे प्रभु श्री राम जी हैं कि वो एक आदर्श भ्राता हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श राजा हैं, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श मित्र भी हैं। कौन? प्रभु श्री राम जी हैं। वो एक उदाहरण, एक अच्छा उदाहरण है किसके लिए? आदर्श के लिए। ओके, फिर हम बात में कहा गया है कि काम क्रोध मदिमान न मोहा, काम क्रोध मदिमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ठीक, देखिए हम दोहों को देखिए किसी भी निबंध को लिखते समय एक मतलब मुख्य टॉपिक, हमारा मुख्य बिंदु है कि हम किसी भी निबंध को लिखेंगे उसके अंदर क्वेटेशन डाल देंगे हिंदी में। फिर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में डाल देंगे क्वेटेशन, ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे। इसके बीच में हम दोहों को अच्छे से ब्लैक पेन से लिख देंगे। यदि कोई मतलब शायरी है, कोई हिंदी कविताओं की पंक्तियाँ हैं, उनको हम अगर ब्लैक पेन से निबंध के बीच में लिख देंगे तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट जाएगा, एग्जाम प्रभावित हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। कि एग्जामिनर पर इतना टाइम नहीं, वो आपको 3 पन्ने का निबंध पढ़ें। आपके 3 पन्ने का निबंध पढ़ने के लिए एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है, तो आपकी रूपरेखा को देखेगा, आपके लिखने के स्टाइल को देखेगा, आप किस प्रकार से लिख रहे हैं, आपसे क्या चाहता है एग्जामिनर, आपके लिखने का तरीका देखेगा। ठीक है, रूपरेखा बनी हुई है, प्रस्तावना और उपसंहार जरूर लिखा हुआ है। आपके हेडिंग्स को पढ़ लेगा, हाँ हेडिंग्स पढ़ने में अच्छी लग रही है। फिर जो निबंध है, निबंध के बीच में जो हेडिंग्स के बीच में क्वेटेशन ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट डालेगा। उसको पढ़ लेगा एग्जामिनर तो कहेगा हाँ लड़का पढ़ने में तेज़ है, जो स्टूडेंट है पढ़ने में तेज़ है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ, उनका प्रदर्शन अच्छा है, तो फुल मार्क्स दे देगा। ठीक, तो मैंने क्या बताया, इसके बीच में दोहा लिख देना। कौन सा? काम क्रोध मदिमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ओके, फिर बात कर रहे हैं कि हमारा हो जाएगा लोक कल्याण एवं समन्वय की भावना। देखिए जो श्री रामचरितमानस से इसमें लोक कल्याण, लोगों के कल्याण की भावना हुई है कि लोक कल्याण मतलब किसी का अहित नहीं है। आपने रामायण देखा होगा, तो उसमें क्या दिखाया गया है कि जो प्रभु श्री राम जी हैं, उन्होंने किसी का अहित नहीं किया है, सभी के हित के बारे में सोचा, चाहे उनका मित्र हो, चाहे उनकी दासी हो, चाहे उनका मित्र हो, चाहे उनका भाई हो, चाहे उनकी माता हो। ओके, तो मतलब उसने किसी का अहित नहीं किया है और सबके साथ हित किया है और सबको बराबरी का दर्जा दिया है, चाहे उनसे नीच कास्ट के हों, मतलब उनसे निम्न हो या फिर उनसे उच्च वर्ग के हों, सबको बराबर माना है। लेकिन आजकल लोग धर्म के नाम पर बटे हुए हैं,
हमारे प्रभु श्री राम जी ने जब धर्म के हिसाब से लोगों को नहीं बांटा हुआ है, सबको बराबर समझ रहे हैं, लेकिन आजकल नहीं, सब लोग धर्म के हिसाब से बट रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें बताया गया कि लोक कल्याण एवं समन्वय की भावना, लोगों की भावनाओं को मतलब कि कदर किया गया है, लोगों की भावनाओं को समझा गया है। फिर बात करें राम राज परिकल्पना, ये रामराज परिकल्पना क्या थी? देखिए रामराज परिकल्पना, जब प्रभु श्री राम जी जब थे तो रामराज कैसा था, उनके राजकाल में उनके क्या क्या हुआ था, उसके बारे में लिखना है। और देखना है मतलब कि उनके रामराज में सब संतुष्ट थे, सब खुश थे, सब मतलब अच्छे से कार्य कर रहे थे, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। ओके, तो इनके लिए भी एक दोहा प्रचलित है, भौतिक राज का नहीं, नर का नहीं, परस्पर प्रीति चले सुरत नीति। देखिए इसके बीच में भी हम इस दोहे को लिख देंगे तो अच्छा जाएगा। फिर बात करें श्री रामचरितमानस में एक पुस्तक, रामचरितमानस पुस्तक क्यों घोषित किया गया है? क्यों धर्म के विषय में बताया गया, लेकिन धर्म के विषय में बताया गया, लेकिन धर्म का देखिए जो धर्म है धर्म के विषय में बताया गया, उसके हित के बारे में, उसके अहित के बारे में नहीं बताया गया है। यदि हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमें धर्म के बारे में अच्छा नॉलेज मिलेगा, लोगों तक अपनी अपनी मतलब बात को रख सकते हैं। अरे हम किसी भी धर्म को लेकर चलेंगे, देखिए धर्म का मतलब ये नहीं है कि धर्म का मतलब बंटवारा, हमें सभी धर्म पर मतलब बराबर सभी धर्मों को सम्मान देना चाहिए, लेकिन धर्म के वजह से आपस में बैर रखना एक गलत बात है। तो श्री रामचरितमानस एक धार्मिक पुस्तक है जिसने लोगों के हृदय को प्रभावित किया है। इसको प्रत्येक हिंदू भाषी के मंदिर में एक विशिष्ट स्थान मिला हुआ। उपसंहार में लिखना कि हमको मतलब कि मैंने जो ये लिखा है, देखिए प्रस्तावना उपसंहार कैसे लिखा जाता है, प्रस्तावना जो हेडिंग्स बनाया है उसके बारे में जो लिखना है वो प्रस्तावना में लिखना है, जिसके बारे में और उससे क्या निष्कर्ष मिला है। मैंने जो इस हेडिंग्स को कंप्लीट किया है, इससे क्या निष्कर्ष मिला है, उसको हम किसमें उपसंहार में लिखेंगे। उपसंहार में क्या लिखेंगे कि श्री रामचरितमानस एक धार्मिक पुस्तक है जिसका हम उल्लेख उपर्युक्त पंक्तियों के उपर्युक्त कथनों के माध्यम से हम कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस जिसमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, समन्वय और मतलब कि मित्रता का भाव प्रकट किया है, एक दूसरे की सहायता करने का वर्णन किया गया है, इसमें किसी का हित नहीं हुआ है। श्री रामचरितमानस एक ऐसा धार्मिक पुस्तक है जिसने लोगों के कल्याण के विषय में विचार किया है, न कि लोगों को अहित पहुंचाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि श्री रामचरितमानस एक सुव्यवस्थित सुसज्जित एक धार्मिक पुस्तक है। मैंने अपने हिसाब से कि मैंने रटा नहीं, जो मैंने ये निबंध बताया उसको रटा नहीं है, अपने हिसाब से आप लोगों को कि किस प्रकार लिख सकते हैं। आप भी इसी तरह इसमें और भी कुछ लिख सकते हैं। आपके 3 पन्ना कंप्लीट हो जाएंगे, कम से कम 3 पन्ना ज़्यादा आज लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट हमारा ऑप्शन होता है निबंध। मैं आप लोग एडवाइस करूँगी कि भी सॉल्व कीजिए। बहुत से टीचर होंगे, बहुत से लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि निबंध ज़्यादा मार्क्स कराने में आप लोगों की हेल्प करता है क्या, निबंध ज़्यादा मार्क्स अचीव कराने में। तो आप लोगों को बहुत लोग बताएंगे कि निबंध को पहले सॉल्व कर लीजिए, लेकिन नहीं, निबंध को एक सीरीज़ के माध्यम से सॉल्व कीजिए, निबंध को लास्ट में सॉल्व कीजिए, आराम से लिखिए, टाइम मैनेजमेंट करना सीख लीजिए। इसलिए अभी भी टाइम मैनेज कर निबंध को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप परफेक्ट हो जाएंगे। इसी के साथ में इस सेशन को एंड करती हूँ। यदि ये सेशन पसंद आया हो या इससे कुछ मिला हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे नया चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।